कहते हैं जब भगवान बुद्ध उंगलीमाल से मिले तो उन्होंने पूछा था कि तुम जो ये हत्याएं कर रहे हो, क्या इसकी जिम्मेदारी और इसका पाप तुम्हारे परिवार वाले अपने सर पे लेंगे? उंगलीमाल ने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम फिर पाप क्यों कर रहे हो? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से पिछले 10 साल में आरएसएस और खासकर पत्रकारों के खिलाफ, सोशल एक्टिविस्टों के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए। या तो हमारी पार्टी में आ जाओ या तुम्हारा करियर तबाह कर देंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ अपने इस्तीफे से 1 महीना के बाद तक लापता हैं। तो क्या इस देश में जो डर का माहौल बनाया गया वो वापस बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी अब खुलकर कहने लगे हैं कि जिसने जो किया है उस सबको भरना पड़ेगा। 11 साल हो गए। सोचिए, इस सरकार ने राहुल गांधी को जेल में नहीं भेजा, प्रियंका गांधी को जेल में नहीं भेजा, रॉबर्ट वाड्रा को भी जेल में नहीं भेजा, सोनिया गांधी को भी जेल में नहीं भेजा। हाँ, जांच के नाम पर उनको ईडी के सामने बैठाया जरूर, लेकिन इस सरकार ने किसको जेल में भेजा? दलित समाज से आने वाले एक पहले पत्रकार प्रशांत कनौजिया को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जेल में डाल दिया। मुस्लिम समाज के उमर खालिद, जो सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल युवा था, उस अभी भी जेल में है। मिरान हैदर, जो आरजेडी का युवा नेता था, वो भी जेल में है। मैं पिछले 5-6 सालों से जांच झेल रहा हूं, न जाने कौन कौन सा इनकम टैक्स, ईडी, रोज नोटिस पर नोटिस, कभी अकाउंट फ्रीज। अभिसार शर्मा पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। अब नए जो निजाम आए हैं, हेमंत विश्व शर्मा असम के, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने करण थापर और वरदराजन पर स्टे लगा दिया है, क्योंकि रोज उन पर एफआईआर हो जाता है। अब अभिसार शर्मा पर एफआईआर कर दिया गया है। सरकार एक कानून ला रही है जो कह रही है कि जिस पर भी एफआईआर होगा उसको 30 दिन बाद इस्तीफा देना होगा। लोग कह रहे हैं कि इसमें तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, राज्यों के मंत्री भी शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री तो ईमानदार हैं। तो सवाल है कि पिछले 11 साल में आपने किसी राज्य में किसी बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक पर एफआईआर होते देखा? किसी को जेल में डाला गया? और आपको लगता है कि इस देश का इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई प्रधानमंत्री पर हाथ डालने की हिम्मत रखता है? तमाम संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से धत्ता बताया जा रहा है। चुनाव आयोग की करतूतें किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या इन सब का खामियाजा प्रधानमंत्री को भी भुगतना पड़ेगा? संसद में सरेआम सांसदों ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़। संसद में सरेआम अब सांसदों ने कहा, समाजवादी पार्टी के सांसद हो, कांग्रेस हो या डीएमके हो, विपक्षी सांसदों ने कहा तरी पार। तो क्या अब तमाम लोगों ने बीजेपी से और अमित शाह और मोदी से डरना छोड़ दिया है? आखिर कब तक डराइएगा आप? तमाम करतूतों के बाद, तमाम तिक्रमों के बाद भी आप 240 पर सिमट गए। ये सरकार गठबंधन की सरकार है, लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी को जिस तरह से पॉपुलैरिटी मिल रही है, ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं, बिहार में जनसैलाब का समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और अमित शाह की तस्वीरें हैं, मुंह लटका हुआ है। वहीं आरएसएस ने अब राहुल गांधी की तीमारदारी भी शुरू कर दी है, पैरवी भी शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भविष्य के नेता हैं। लेकिन सवाल है कि जो राहुल गांधी के साथ हुआ है, जो सोनिया गांधी के साथ हुआ है, प्रियंका गांधी के पति के साथ हुआ है, क्या राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो वो बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे? संजय सिंह को जेल में डाला गया, एक जैन थे उनको जेल में डाला गया, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और स्टालिन, ये तीनों बिहार में आ रहे हैं यात्रा करने। वोट चोरी का मामला राष्ट्रीय मामला बन गया है। तमाम दल से शंकित है कि अगर वोट चोरी से ही सरकार बनेगी तो फिर जनता का क्या है? लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को जहरीला और विषैला कर दिया है? एक बात तो मैं बताऊंगा कि ये सब काम कांग्रेस के समय में भी होता था, तब सिर्फ जाति देखकर, लेकिन तब डराया जाता था, धमकाया जाता था, इनकम टैक्स, ईडी की जांच होती थी। लेकिन सारा कुछ अब सोशल मीडिया का दौर है। अब जमाना बहुत बदल गया है
और राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप के अधिकारी के खिलाफ जांच करवाएंगे, तो क्या ज्ञानेश कुमार पूरे परिवार के साथ विदेश शिफ्ट हो जाएंगे? उनका परिवार तो यहीं रहेगा। सत्ता की ताकत, वो खुल के कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो जांच करवाएंगे। पहले ही राजीव कुमार के बारे में कोई पता नहीं है कि वो देश में हैं या देश से भाग गए। तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले धनखड़, सोचिए, एक उपराष्ट्रपति जिसका इस्तीफा ले लिया जाता है चलते संसद में, और उपराष्ट्रपति पद पर बैठा आदमी 1 महीने से लापता है। लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल पूछ रहा है कि कहां है धनखड़, कुछ तो बोले। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कुछ तो बोले, अगर उनकी बेइज्जती हुई है तो। लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि वो कल जरूर बोलेंगे, एक दिन आएगा जब वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। समझिए, जिस देश में उपराष्ट्रपति लापता हो जाए, क्या आपको इस तरह की कॉन्स्पिरेसी समझ में नहीं आती है? तो सवाल है, बीजेपी की टैक्टिक्स थी कि छोटे छोटे लोगों को जेल में डालते रहो, लोग चुप रहेंगे। लेकिन अब विपक्षी दलों ने डरना छोड़ दिया है। राहुल गांधी के तेवर, तेजस्वी यादव के तेवर, अखिलेश यादव के तेवर, क्योंकि वो 37 सीट जीत चुके हैं, उनको अब स्वाद लग गया है मुंह में। उनको लगता है कि समय आएगा जब हमारी सरकार आएगी। और सोचिए, अखिलेश यादव ने क्या कहा है कि बीजेपी हमें सब कुछ सिखा रही है। चाहे यूपी में किसी को वोट न डालने देना हो, हम सब ने देखा पुलिस के दम पर मुस्लिम समाज को वोट नहीं डालने दिया गया। हम सब ने देखा है किस तरह से यूपी में एक यादव समाज के नेता, जहां से राजा भैया जैसे लोग विधायक बन के आते हैं, उनको सताया जा रहा है। लोगों ने देखा है दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर लाठी चलते हुए, कीले गढ़ते हुए। क्या ये सब नहीं दोहराया जाएगा? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की चिंता है? अब लोग कहेंगे कि उनको तो बाल है, ना बच्चा है। क्या उनके भाई नहीं है? क्या उनके रिश्तेदार नहीं है? क्या उन सब की जांच नहीं होगी? अमित शाह का तो बेटा भी है जो बीसीसीआई के, आईसीसी के प्रमुख हैं। उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि पिता बात करते हैं राष्ट्रवाद की, बेटा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है। क्या उनके पक्ष, उनके खिलाफ जांच नहीं होगी? और सोचिए, समय बड़ा बलवान होता है, आपको कर्मों की सजा भुगतनी होती है। आज आशीष पटेल, अपना दल एस, अनुप्रिया पटेल के पति, आज निषाद और ओपी राजभर दिल्ली के ताल कटोरा में बड़ी बैठक करते हैं और पीडीए का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। देर सबेर दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक नेता बीजेपी से हटेंगे, क्योंकि सारे उनके अधिकार उन समाज के छीने जा रहे हैं। किसी से छुपा नहीं है, संघी लोगों ने किस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी में उत्पात मचा रखा है। रोहित वेमुला की हत्या हो, कोई भूला नहीं है। कैसे एनएफएस किया जा रहा है, कोई भूला नहीं है। राजस्थान में 4 आईएएस पदों के लिए इंटरव्यू होता है, 14 लोग जुड़ते हैं, लेकिन चारों पद एक ही सवर्ण कैटेगरी से भर दिया जाता है, क्योंकि वहां सवर्ण मुख्यमंत्री है। यूपी में किस जाति के डीएम है, एसपी हैं, एसएचओ हैं, दरोगा हैं, ये किसी से छुपा हुआ अब नहीं है। जो जातिवाद महीन था, बीजेपी और आरएसएस ने अपनी सरकार में सब कुछ बेपर्दा कर दिया है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि इससे आसान थी लड़ाई मुगल दौर में, जब रविदास महाराज और कबीर लड़ रहे थे जातिवाद के खिलाफ। लड़ाई तब भी आसान थी इस देश में जब अंग्रेज थे, और तब बाबा साहेब, फूले, पेरियार, अंबेडकर लड़ रहे थे। लेकिन लड़ाई तब भी आसान थी जब कांग्रेस सत्ता में थी। लेकिन जब से बीजेपी और आरएसएस की सरकार आई है, तब से लड़ाई आसान नहीं है। सोचिए, आरएसएस अपना 100 साल पूरा कर रहा है। गैर ब्राह्मण अब तक आरएसएस प्रमुख नहीं बना है। आरएसएस प्रमुख एक गैर मराठा बना है, कोंकण ब्राह्मण। यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के ब्राह्मणों के लिए भी जगह नहीं है। एक रज्जू भैया जो ठाकुर समाज से थे, यूपी से थे, बने, उनको हटा दिया गया। क्या ये जातिवादी संगठन नहीं है? और क्या मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया के चर्चे नहीं हो रहे हैं? तो पानी बहुत बह चुका है, और सवाल है कि जो नफरत की राजनीति शुरू हुई है, वो कहीं जाकर तो टिकेगी। राहुल गांधी को समझ में आ गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने वो हर जांच झेला है। इस सरकार के पास कुछ होता तो उसको जेल में डाल देते। अब तो 240 वाली सरकार है। वैसे भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अब डर सता रहा है कि क्या पता कल वो समर्थन वापसी की घोषणा करे और उन्हीं को जेल में डाल दिया जाए। खैर, पार्लियामेंट का सेशन, मानसून सत्र तो खत्म हो गया। ये बिल जेपीसी के पास भेज दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। ये कानून बनेगा कि नहीं, लेकिन कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल है कि पिछले 10 सालों में
नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा कानून बनाया जो जनता को मजबूत करे? वो तमाम कानून बनाए गए जो सरकार को और अधिकार देते हो और जनता के अधिकार छीनते हो। मनमोहन सिंह के दौर में जनता को अधिकार देने वाले कानून बने। राइट टू एजुकेशन बना, जनता का लिए कानून। राइट टू फूड बना, मनरेगा बना। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना। इससे जनता मजबूत हुई थी, सरकार से सवाल पूछा जाता था। लेकिन उस समय पीएमएलए बना था तो चिदम्बरम के जो पाप थे, सिब्बल के जो पाप थे और मनमोहन मुखर्जी जो उस पूर्व राष्ट्रपति के जो जब उस समय वित्त मंत्री थे, जब उनके पाप थे, उन सबको बीजेपी आगे बढ़ा रहा है। चुनाव आयोग को लेकर कानून बना दिया गया कि चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई एफआईआर नहीं होगा। क्या ये कानून बदले नहीं जाएंगे जब सत्ता आएगी? तो क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके तमाम लोग जो आज उनके साथ खड़े हैं वो हमेशा सत्ता में ही रहेंगे? राहुल गांधी की उम्र अभी 50 से 55 साल है, 25 से 30 साल उनकी राजनीति करने के लिए है। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे तो भी तो कानून बदल सकता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग पर कि किस तरह की संस्था, अगर कोई संवैधानिक संस्था सही से काम नहीं करे तो हम आंख नहीं मूंद सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस देश में न्यायपालिका बना था न्याय देने के लिए, लेकिन जिनको न्याय चाहिए वो न्यायपालिका तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो सवाल है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अजय नहीं है, विजेता नहीं है, वो हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। भारत में अभी भी लोकतंत्र की जड़ें गहरी है और ये तस्वीरें बता रही है। बिहार में आज प्रधानमंत्री का दौरा था, स्कूल कॉलेज बंद करके भीड़ जुटाई जा रही है, सरकारी कर्मचारियों की भीड़ जुटाई जा रही है, लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है। वोट चोरी का मुद्दा घर घर तक पहुंच गया है। मैं फिर कह रहा हूं, नफरत की जो राजनीति शुरू हुई है वो आरएसएस और बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लिंचिंग, जिस तरह से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जेल में डालना, जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकार जो सवाल पूछे, एक नमक और पानी की खबर दिखाई थी, वो पत्रकार अब दुनिया में नहीं रहे, ओबीसी समाज से थे, उन पर एफआईआर हुआ था। प्रशांत कनौजिया को जेल में डाला गया था, हमारे खिलाफ जांच चल रही है। अभिसार शर्मा के खिलाफ एफआईआर, अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर, रवीश कुमार की नौकरी ले ली गई। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो ऐसे ही मीडिया में नहीं थे। उसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा किया, तब इतना पेट में दर्द। सवाल है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा, ये राजनीति के बदले की भावना कहीं तो जाएगी। सवाल है बीजेपी जब सत्ता से बाहर होगी, जब संघ के लोग सत्ता से बाहर होंगे, तब उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अब पिछले 10 साल में बीजेपी ने सब कुछ साफ कर दिया है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को भी लगने लगा है कि वो पिछड़े हैं। जो राजनीति बीएसपी की थी, अब उसी राजनीति पर तमाम बहुजन पार्टियां चल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको वो सब कुछ बीजेपी सिखा रही है जो हम नहीं जानते थे, चाहे जाति का चपरासी रखना हो या चाहे जाति का एसपी डीएम रखना हो। अब कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी और आरएसएस ने वो सारी सीमाएं लांघ दी। और सोचिए, आपको अपने कर्मों की सजा भुगतनी होती है। जिस बीजेपी ने ओबीसी के नाव पर चढ़ाकर नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाया, जिस आरएसएस ने बीजेपी के नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाया, वही आरएसएस अब खिलाफ है। आरएसएस धीरे धीरे कांग्रेस के सिंपैथी बनता जा रहा है। आरएसएस सरेआम कह रहा है कि 75 साल की उम्र के बाद प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आरएसएस साफ साफ कह रहा है कि अब हर पद पर संघ का आदमी होगा। मतलब बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बन भी जाती है तो ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ना सम्राट चौधरी, क्योंकि इनका बैकग्राउंड संघ का नहीं है, ये सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा? गिरिराज सिंह। यूपी की तरह केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष रहकर चुनाव लड़ाया जाएगा और मुख्यमंत्री बना दिया गया संघ के योगी आदित्यनाथ को। तो अब संघ तैयार नहीं है कि किसी गैर संघी को जगह दी जाए, लेकिन सवाल है कि तमाम बहुजन नेता संघ से नहीं निकले हैं, वो सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले हैं और इसी का फायदा राहुल गांधी को मिलता हुआ दिख रहा है। जातिवाद की जो महीन परतें थी वो छंट गई है और देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब समझने लगे हैं कि कौन उनका अधिकार खा रहा है, कौन उनका अधिकार छीन रहा है। और सत्ता में जो बीजेपी और आरएसएस की जो ये सत्ता है, ये हिंदुओं की सत्ता कह तो रही है,
लेकिन ये पूरी तरह से सवर्णों का बोलबाला है और जातिवादी मनुवादी तो इतने ऊपर बैठ चुके हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को धत्ता बता रहे हैं। आज किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से पूछ लीजिए, वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग के बारे में कह देगा कि ये सरकार के इशारे पर काम करते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि इन संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं उनकी वैचारिक सहमति है आरएसएस और बीजेपी के साथ। इसलिए जब तक टॉप से लेकर बॉटम तक आरक्षण लागू नहीं होगा, भागीदारी नहीं होगी, तब तक यही सब होता रहेगा। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह की लाइन खींची है, वो साफ कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, खुलकर कह रहे हैं। मदेरना की बेटी कह रही कि हम राजस्थान में सत्ता में आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो जो लोग भी संवैधानिक पद पर बैठकर जातिवाद और मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए वक्त तो आ गया है कि वो अभी भी सुधर जाएं, या अगर सरकार बदली तो उनका क्या होगा उनका अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि हर कोई लंदन और अमेरिका नहीं भाग जाएगा, और सरकार चाहेगी तो बीजेपी भले माल्या, मोदी, चौकसी को नहीं ला पाए, लेकिन भारत सरकार चाहेगी तो ले आएगी। तब न चुनाव आयोग बचेगा, न जातिवादी मनुवादी सोच के लोग कहीं बैठे हों। जांच तो सबकी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा इस खेल में अगर कोई बेनकाब हुआ है तो वो है भारत की मनुवादी, जातिवादी मीडिया। मुझे तो चिंता हो रही है कि पत्रकारिता पर अब ऐसे ही लांछन लग रहे हैं। जातिवाद मनुवाद का तो अड्डा हमेशा से था, लेकिन जो परत थी वो छंट गई है, और इन पत्रकारों का क्या होगा सोचिए। आज भले शंभू, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर हो रहा हो, करण थापर और सिद्धार्थ बरदराजन के खिलाफ एफआईआर हो रहा हो, और जो लोग खुश हैं सरकार बदलेगी तो जांच तो उनके खिलाफ भी होगी। लेकिन मैं अपनी लाइन क्लियर कर दूं, मैं तब भी सरकार से सवाल पूछूंगा जैसे आज पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरा धर्म यही है, मेरा कर्म यही है। और पत्रकार का मतलब होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना, पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल पूछना। इसी बीच एसआईआर पर एक बड़ा फैसला आ गया है जो आपको बताना जरूरी है। एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ बिहार में सबसे मैसिव प्रदर्शन हो रहा है। 11 दस्तेबाजों के साथ धोखाधड़ी को भी मानना होगा। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश, कहा आधार को भी मानना होगा। कोर्ट ने साफ किया है कि जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनके मामले में 11 दस्तेबाजों के अलावा आधार भी मान्य होगा। तो सोचिए 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन सवाल है कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। क्या सब लोग अपना अपना आधार कार्ड जमा करा पाएंगे, और क्या जानबूझकर नाम काटा जा रहा है? लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है, और बहुत नैतिकता जागी है। तो पहले पीएम केयर्स का ऑडिट करवा दीजिए। प्रधानमंत्री का पद निजी नहीं होता, फिर भी प्रधानमंत्री के नाम पर फंड निजी कैसे हो गया? तो इस सरकार ने उन तमाम बिलों को कमजोर किया है जो सरकार, और सोचिए नहीं बढ़ेगी ओबीसी व अन्य वर्गों का आरक्षण, राज्यपाल ने लौटाया विधायक। ये वही विधायक हैं जो अब उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी कह रहे हैं दिलीप मंडल। इन्होंने हेमंत सोरेन को गवर्नर हाउस से अरेस्ट करवाया था जब वो इस्तीफा देने गए थे। ये वही गवर्नर है जिन्होंने साफ साफ आरक्षण बिल को लटका दिया था जब ये झारखंड के राज्यपाल थे। तो ये संघ के आदमी, इनको ओबीसी मत कहिए। और यूपी पुलिस ड्रग तस्कर बीजेपी नेता सुशील सिंह को बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट पहनाकर कोर्ट लेकर पहुंची है। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक का बेटा होता तो अब तक गोली मार दी गई होती। तो ये सारी खबरें हैं जो अब कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। देर सवेर सबकी बारी आएगी, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपके कर्म है उसकी सजा मिलेगी। और राहुल गांधी कम से कम तय कर चुके हैं। 9वीं की छात्रा की गैंग रेप के बाद हत्या, ब्रेस्ट काटे, प्राइवेट पार्ट पर चाकू मारा, मुजफ्फरपुर की खबर है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके कोई केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई? और जिस प्रदेश में आप सरकार चला रहे हैं वहां पर किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई है? आप ये न समझना कि जनता नहीं समझती है। और अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया और 55 मिलियन लोगों की वो समीक्षा करेगा। एक भारतीय मूल के ड्राइवर ने रॉन्ग साइड लिया, 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद ये बड़ी खबर है। और राहुल गांधी ने अब मुस्लिम जो फोबिया था उससे बाहर निकले हैं, और वो वोटर यात्रा के दौरान आपको बता दें कि किस तरह, सोचिए ये राहुल गांधी है, खनकाहे रहमानी पहुंचे हैं ठीक 40 साल बाद। तो मुस्लिम समाज, सोचिए किस तरह से उनको अलग थलग कर दिया गया था, और तमाम दल उनसे दूर हो गए थे, लेकिन अब वो उनके पास जाने लगे हैं। अभिषार शर्मा के खिलाफ केस हुआ है, और गया जी में प्रधानमंत्री की रैली में स्कूल से बच्चे लाए जा रहे हैं।
द्विवेदी पढ़ने गए, शुक्ला पढ़ाने आए, मिश्रा ने पेपर बनाया, तिवारी ने पेपर जांचा, त्रिवेदी ने रिजल्ट घोषित किया, चतुर्वेदी ने प्रैक्टिकल लिया और अंततः द्विवेदी मेरिट में अव्वल आए। और इसके बाद ईवीएस तो है ही। नरेंद्र मोदी वोट चोरे, मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी डालिए जेल में। और सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर के अरेस्ट पर रोक लगा दी है। सोचिए, अभिसार शर्मा के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। और सरकारी सेठ को रूसी तेल से 16 बिलियन का लाभ हुआ। सस्ता तेल खरीद के मुकेश अंबानी ने भारत में बेचा, आपको फायदा नहीं दिया गया। और संसद भवन में कूदा अज्ञात व्यक्ति। जब भी बीजेपी सरकार में होती है, संसद की सुरक्षा भी नहीं हो पाती है। संसद पर हमला वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब हुआ था। नए वाले संसद में भी लोग घुसे जब मोदी सत्ता में थे। अब फिर एक शख्स घुस गया है। जगदीप धनखड़ के बारे में लोग कह रहे हैं कि आखिर कहाँ हैं। और सोचिए, पिताजी कह रहे हैं राष्ट्रवादी हैं और अमित शाह के बेटे आईसीसी के प्रमुख है, वो पाकिस्तान से मैच होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को 1 महीना हो चुका है, लेकिन एक आदमी गायब है। सोचिए, और ये अजीत अंजुम की तस्वीरें सोशल पर मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो उन लोगों से मिल रहे हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। और बिहार के गया जी में पीएम की सभा में पहुंचे युवक ने कहा, ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मोदी जी के लिए आया है, मैं पढ़ाई करता हूं, मुझे कॉलेज की तरफ से बुलाया गया है। तो सारे स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है ताकि मोदी जी की रैली में भीड़ कम से कम जमा हो जाए। और कांग्रेस के नेता ने खुद आकलन करके देखिए, क्या कोई टिप्पणी गलत है? चोरों की सरकार, वोट चोर, एमपी एमएलए चोर, टैक्स चोर, टोल चोर, पेपर लीक चोर, काम चोर, इस तरह के तंज किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो सोचिए, अब बीजेपी के खिलाफ अब विपक्षी दल जो है उसका डर खत्म है और वो खुलकर बोल रहे हैं। और ये तस्वीरें धीरे धीरे हमारे वक्त भी वोट चोर कहने लगे। तो ये तमाम बड़ी खबर। सोचिए, राजस्थान में 4 पद थे, प्रमोशन से आईएएस बनना था। एक अपर कास्ट को इंटरव्यू करने का मौका मिला, उसने 4 पद सवर्ण के झोली में डाल दिए। वहां एससी एसटी ओबीसी के भी 14 कैंडिडेट थे, किसी को नहीं चुना गया। और सोचिए, अपराधी, भ्रष्ट नेता, मंत्री, सीएम और पीएम की कुर्सी से चिपके रहे, जेल जाने के बाद भी। तब लोकतंत्र मजबूत होता है क्या? ये मीनाक्षी जोशी हैं, मनु मीडिया चलाती है। नहीं मीनाक्षी जी, अपराधी, भ्रष्ट नेता, मंत्री बीजेपी में शामिल होने से लोकतंत्र। सोचिए, 25 नेताओं पर एफआईआर होता है, 23 नेता बीजेपी में चले गए, सबका केस माफ हो गया। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। मोदी सरकार ने 10 साल में 193 केस दर्ज किए नेताओं पर। इनमें से सिर्फ 2 केस में सजा हो पाई। गिरफ्तार नेताओं में लगभग सभी नेता विपक्षी दलों या गैर भाजपा दलों के हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 30 दिन तक गिरफ्तारी के बाद पद छीन लेने का कानून किस पर लागू होगा। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और भाजपा आयोग डीएम ने दी अधूरी सफाई। अखिलेश यादव जो हैं वो मोर्चा खोले हुए हैं कि उन्होंने 18,000 दिए थे। और सोचिए, मंदिर का पुजारी चंद्रभान शर्मा ने 12 लाख की ठगी की। सोचिए, जो लोग धर्म के अनुयायी बने हुए हैं वो जब व्यभिचार करते हैं, वो जब लूटपाट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि धर्म से उनको सजा मिलेगी नहीं, सजा तो संविधान से मिलती है। सोचिए, संविधान नहीं होता तो ये लोग क्या क्या नहीं किए होंगे आप धर्म के नाम पर। सो आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।